अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। थैंक यू जी, शुक्रिया। अच्छा जी, हमारा आज का सेशन जो है वो Q&A सेशन है फॉर लेक्चर नंबर 8, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसकी वीडियो आई एम श्योर आप लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में देख ली होगी। और जो इस वीक का लेक्चर है 9, वो अपलोड हो गया था एक दो दिन पहले। आई होप कि आप लोग अगले कुछ दिनों में उसको भी देख लेंगे। वो हम फिर अगले हफ्ते उसका Q&A सेशन करेंगे। तो मैं क्विकली इससे गो थ्रू होता हूँ, ताकि आप लोग जिन लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था तो उनको रिमाइंड हो जाए कि इसमें क्या क्या था, और फिर आखिर में आप लोगों के जो सवाल होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये टाइटल था एनर्जी एंड यूज सिस्टम्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और थर्मल सिस्टम्स की बात हो रही थी। और ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ऑब्वियसली इंडस्ट्री और सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, जिनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो की पॉइंट जहाँ से हमने शुरू किया था वो ये था कि जो ज़्यादा बिजली हमारी खर्च होती है वो कुछ खास दो चार छः जगहों पे ही होती है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह को हमने गौर से देखना है। उनमें सबसे बड़ी जगह मोटर्स होती हैं, जहाँ जहाँ मोटर्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में 40-45% तक, और कुछ में इवन अप टू 70% तक बिजली मोटर्स में जा रही होती है। फिर उसके बाद थर्मल सिस्टम्स आते हैं। थर्मल सिस्टम्स में फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मोटर ड्रिवन बिजली इस्तेमाल करते हैं, थर्मल सिस्टम्स फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा फिर स्ट्रेटेजिक फोकस जो होता है वो इन दोनों एरियाज में होता है, ताकि हम 70-80% बिजली पे फोकस कर सकें और फ्यूल पे फोकस कर सकें, एनर्जी पे ओवरऑल। तो ये एक कह लें कि टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में कि 45% मोटर्स में जाता है, 25% देखें हीटर और बॉयलिंग लिखा हुआ है, और 15 HVAC। तो इन दोनों को मिलाएं तो 40 हो जाता है। तो 40 थर्मल में चला जाता है। इसी तरह कंप्रेस्ड एयर पे लगता है, और इसी तरह लाइटिंग में जो 8%। जो HVAC हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आप जो आपका HVAC का सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पे चल रहा है। तो बहुत सारी जगहों पे वहाँ मोटर्स भी यूज़ होती हैं, और बहुत सारी जगहों पे जो है मोटर्स से ज़्यादा जो है उसके थर्मल पार्ट होता है। अब इसमें सिस्टम लेवल पे सोचना बहुत ज़रूरी है कि कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट्स चाहे काफ़ी एफिशिएंट भी हो। हमने एक मैथमेटिकली देखा था कि अगर आप 96 और 70% के भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स लगा लें तो ओवरऑल सिस्टम का टोटल 61 बनता है, क्योंकि ये सीरीज में काम कर रहे होते हैं। तो आपने इसलिए सिस्टम को देखना होता है कि सिस्टम के अंदर अगर एक भी इनएफिशिएंट या ज़्यादा बिजली या फ्यूल खाने वाला कंपोनेंट होगा तो वो ओवरऑल पूरे सिस्टम को डाउन करेगा। तो जो मोटर ड्रिवन सिस्टम्स थे उनकी हमने देखा था कि प्राइमरी एप्लीकेशंस, जो जहाँ भी कोई चीज़ घूम रही है बिजली के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पंप्स हो गए, जैसे आपके फैंस, एग्जॉस्ट फैंस बड़े बड़े इंडस्ट्री में लगे होते हैं। इसी तरह आपके कंप्रेसर्स, जो इवन एयर कंप्रेसर्स भी होते हैं, वो प्राइमरीली खुद मोटर से घूम रहे होते हैं। इसी तरह कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं जगह जगह पे, एस्केलेटर्स, सीढ़ियाँ ऊपर आ जा रही होती हैं ऑटोमेटिक। इसी तरह और भी बहुत सारी इक्विपमेंट होती है। तो जनरली सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजली जा रही होती है। इनकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे हाई एफिशिएंसी मोटर्स लेते हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स लेते हैं। इसके बारे में हमने बात की थी कि जितना आप स्पीड ज़्यादा रखेंगे मोटर्स की, तो बिजली उससे ट्रिपल खर्च होती है। या इन अदर वर्ड्स, मोटर्स की स्पीड कम करेंगे तो बिजली उससे 3 टाइम्स बच जाती है। तो यहाँ पे एक उसकी एक मैथमेटिकल एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आपसे 20% किसी फैन की या किसी मोटर की स्पीड कम कर देते हैं तो आपकी बिजली तकरीबन 50% बच जाती है। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम सबसे इनएफिशिएंट होते हैं नॉर्मली। उसकी वजह ये होती है कि एक तो बहुत हाई प्रेशर पे होते हैं, उसकी वजह से लीकेजेस जगह जगह पे होती हैं, और प्रेशर ड्रॉप होते हैं जब भी एक पाइप से दूसरे पाइप में जाते हैं। इवन अगर वो एक ही साइज के भी हों तब भी प्रेशर ड्रॉप होता है। इसी तरह जब आप कंप्रेस कर रहे होते हैं तो हीट लॉस होता है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आर्टिफिशियल डिमांड। आर्टिफिशियल डिमांड का ये मतलब होता है कि जब किसी जगह पे कम प्रेशर की हवा भी चाहिए हो, लेकिन आपका कंप्रेसर ज़्यादा प्रेशर बना रहा है, फॉर एग्जांपल 10 बार बना रहा है, किसी को आगे एक बार चाहिए, तो पहुंचेंगे उस तक 10 बार ही। फिर वहां पे आप उसको नीचे करके उसको एक बार बनाएंगे और उसको देंगे। तो आपको 10 बार को ही प्रोसेस करना पड़ेगा एंड तक। तो इस वजह से बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम्स होते हैं। फिर बॉयलर्स और स्टीम के जो सिस्टम्स होते हैं, इनकी थियोरेटिकल एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है।
100% होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 70 to 90% तक होते हैं। अब ये बॉयलर्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ भी कहीं हीटिंग, जैसे टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा बॉयलर्स यूज़ होते हैं, गन्ने में बहुत ज़्यादा, ये बगास वगैरह में, शुगर केन की जितनी भी इंडस्ट्री है, इसी तरह जो पैकेजिंग की इंडस्ट्री है, टिश्यू पेपर बनाने वाले, ये बहुत ज़्यादा बॉयलर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तकरीबन हर बड़ी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉयलर्स लगे होते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, और ये मेन सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी होते हैं, यानी मेन कंज्यूमर्स ऑफ थर्मल एनर्जी होते हैं। और इस पे हमने फिर गौर करना होता है कि कैसे ये कम फ्यूल खाएं। बॉयलर में लॉस कहाँ कहाँ होता है? फ्लू गैसेस का मतलब कि जो गैस बर्न हो रही है, और जो ऊपर से बॉयलर के ऊपर से गैस बाहर जाया हो रही है, जैसे आपके घर के गीजर में ऊपर से गैस निकल रही होती है, तो उसका एनालिसिस किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसका मतलब है कि वो आपकी फिर एनर्जी ज़ाया हो रही है, तो लोग फिर उसको कहीं पे रीडायरेक्ट करके उससे गर्मी ले कहीं पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे जिसको आम जुबान में गाड़ियों में टर्बो सिस्टम्स कहते हैं। इसी तरह रेडिएशन और कन्वेक्शन होती है, यानी अगर आपने उसकी इंसुलेशन अच्छी ना की हो, उसकी जहाँ से पाइप्स या जो भी जिस जहाँ जो भी सिस्टम है आपके बॉयलर का, तो वो फिर हवा में गर्मी रिलीज करता है, तो वहाँ से पे आपकी एनर्जी ज़ाया होती है। इस तरह ब्लो डाउन लॉसेस होते हैं, यानी बॉयलर जब बॉयलर के अंदर ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स में पानी घूम रहा होता है, बार बार गर्म होके आ जा रहा होता है, तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता मेटल के साथ रिएक्ट करके तो कंसंट्रेट होता जाता है। तो अगर उसको बार चेंज ना करें फ्रीक्वेंटली, तो क्या होता है कि वो फिर स्केल बनाना शुरू कर देता है बॉयलर की ट्यूब्स पे। तो उसको बार बार चेंज करना होता है। जब आप चेंज करते हैं तो आप ठंडा पानी डालते हैं, वो खुद स्टीम होती है कई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वो जब आप इतनी गर्म स्टीम निकाल के ठंडा पानी डालते हैं, तो वो सारी एनर्जी फिर लॉस होती है, और दोबारा उसको गर्म करना पड़ता है। और फाइनली इनकम्प्लीट कंबस्शन, इसका मैंने आपको बताया था कि जो फ्लू गैसेस होती हैं जो ऊपर से निकल रही होती हैं, उनका आप केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो वहाँ उसमें आप देखते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, सल्फर के ऑक्साइड्स किस क्वांटिटी में बन रहे हैं। तो वो अगर एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, इसका मतलब आपने सही बर्निंग नहीं की, और आपकी कच्ची गैस, आम जुबान में कह लें, वो हवा में निकल रही है, तो इसका मतलब है कि आप एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। एचवैक सिस्टम्स जो होते हैं वो अगेन पाकिस्तान में ज़ाहिर है गर्म इलाका है हमारा, तो हमारी इस पे भी काफ़ी खर्चा होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, लेकिन इसका जो इसकी एफिशिएंसी मेजर करने का तरीका है, उसको सीओपी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि आपने बिजली कितनी लगाई और आपको कूलिंग आउटपुट टन्स में या बीटीयूज में कितनी मिली। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी एक चिलर की 4 है। ये 4 बहुत अच्छी है, मैंने आपको वीडियो में बताया था। नॉर्मली घर के जो अच्छे इन्वर्टर वाले एसीज होते हैं उनकी 3.5 होती है। इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये 4 का ये मतलब नहीं है कि ये बहुत एफिशिएंट है और 1 रुपए के बदले आपको 4 रुपए दे रहा है। इसमें ये होता है कि बेसिकली ये आपके अंदर की हवा को ठंडा नहीं कर रहा होता, बल्कि आपके अंदर से गर्म हवा निकाल के बाहर ले जा रहा होता है। तो इसके साइकिल को समझने की ज़रूरत है। यानी इस नंबर से ऐसा लग रहा है कि इसकी एफिशिएंसी शायद 400% है, तो ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी इनकी टिपिकली 60 65 इसके अराउंड होती है। लेकिन चूंकि इसका साइकिल और है, साइकिल जैसे मैंने आपको बताया ही है कि वो गर्मी को बाहर निकालता है, अंदर की चीज़ को ठंडा नहीं करता। तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन को आपने एफिशिएंसी की नज़र से नहीं देखना। लाइटनिंग सिस्टम कम कम एनर्जी और बिजली खाते हैं, लेकिन स्टिल चूंकि होते बहुत परवेजिव हैं और हर बंदा इन पे कम से कम एक्शन ले सकता है बचाने के लिए, तो आपको यहाँ पे भी एफर्ट्स करनी चाहिए कि लोग बिजली बचाएं, आप बिजली बचाएं। तो हर एनर्जी की इंटेंसिटी का फिर कोई ना कोई, जो हमने शुरू में पढ़ा था, एनर्जी केपीआईज होते हैं। तो मोटर्स का जैसे किलोवाट पर आवर, किलोवाट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हमने जब एग्जांपल्स देखी थी मिड टर्म से पहले, तो बड़ी डिटेल में देखा था कि किस इंडस्ट्री में किस तरह होगा। बॉयलर का जो होता है वो पर टन ऑफ स्टीम कितनी निकाली आपने, फॉर द एनर्जी दैट यू पुट इन। इसी तरह कंप्रेस्ड एयर में किलोवाट आवर यानी बिजली कितनी लगाई पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर डिलीवर्ड। जाहिर है वो फिर प्रेशर के हिसाब से अलग होगा कि कितने क्यूबिक मीटर कितने प्रेशर पे। और जो एचवैक सिस्टम्स हैं,
एसी के सिस्टम्स हैं, कूलिंग हीटिंग सिस्टम्स हैं, उनमें किलोवाट पर टन ऑफ कूलिंग या हीटिंग कैपेसिटी जो भी आपने प्रोड्यूस की, बिजली कितनी लगी पर टन ऑफ कूलिंग या हीटिंग। और फाइनली लाइटिंग सिस्टम्स, इसमें ल्यूमेंस जो है वो एक यूनिट है लाइट को मेजर करने का, कितनी कितनी ज़्यादा है। तो पर वॉट आप कितने ल्यूमेंस बना रहे हैं, ये लाइटिंग सिस्टम की मेट्रिक होती है। तो एक आखिरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि सबसे जो अच्छी आउटपुट निकलती है वो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट से निकलती है, क्योंकि उसमें खर्चा भी कम होता है और सेविंग्स भी ज़्यादा होती है। और सबसे जो कम आउटपुट निकलती है वो टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट से होती है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप अपने पूरी बिल्डिंग के मोटर्स जो है पुरानी हैं उनको नई कर दें, नए बॉयलर लगा लें वगैरह वगैरह। तो उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, वो पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, उन पैसों को फिर पूरा करते करते सालों लग जाते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे घर में आपका सोलर सिस्टम लगाओ और आप फैसला करें कि मैंने सारी बैटरियाँ चेंज करनी है, तो वो 30-40 लाख रुपए की जो आप बैटरियाँ लगाएंगे, उतना वापडा आपको 10 साल में भी बिल नहीं भेजेगा। तो वो उसको फिर सेविंग्स यानी उसकी बहुत कम होती है। तो आप भी अपनी इंडस्ट्री में, अपने घर में, जहाँ पे भी आप बिजली या एनर्जी बचाना चाहते हैं, तो पहला फोकस आपका ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट पे होना चाहिए, उसके बाद कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, फिर सिस्टम की ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन, और आखिर में टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट। एक आप चूंकि हम ये मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे उस एंगल से हमेशा हाई इम्पैक्ट सिस्टम्स को प्रायोरिटाइज करें, यानी 80-20 रूल जहन में रखें। सेकेंडली, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करें बजाय इसके कि कंपोनेंट लेवल ऑप्टिमाइजेशन करते रहें। फिर ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सबसे कम कॉस्ट उनकी होती है, और ज़्यादा सबसे कम इन्वेस्टमेंट उनमें होती है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनसे होता है। और आखिर में डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग, जितनी डिटेल में जाएंगे, जितना ज़्यादा डेटा देखेंगे, तो आपको उतना अच्छा समझ आएगा कि किस जगह पे बचत करके ज़्यादा इम्पैक्ट लाया जा सकता है। तो की टेकअवेज क्या थे कि जी आप की एनर्जी यूज कुछ जगहों पे कंसंट्रेटेड होता है, मोटर्स में, हीटिंग सिस्टम्स में, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम्स में और लाइटिंग में। इनके लिए क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स होने चाहिए ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि आप मुख्तलिफ कमरों को, मुख्तलिफ सेटअप्स को, मुख्तलिफ प्रोडक्शन प्लांट्स को कंपेयर कर सकें। और आप हमेशा सिस्टम्स लेवल थिंकिंग रखा करें, कंपोनेंट्स लेवल थिंकिंग ना रखा करें। तो ये हमारा लेक्चर था जी। आप लोग के कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं। सर, ये जो अभी आप बात कर रहे थे चिलर्स की और एसी की के इनकी एफिशिएंसी 60 to 65% होती है, तो इसको मजीद इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है? और ये एड्स में जिस तरह बताते हैं कि आपकी 90% 80% हम बचाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और ये तो इसके पीछे सर क्या लॉजिक होती है इनकी? अच्छा, एक घर के एसी जो होते हैं ना, वो तो अब उन पे टेक्नोलॉजीज आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही है ना। पहले इन्वर्टर्स नहीं होते थे, अब इन्वर्टर आने शुरू हो गए हैं। फिर इन्वर्टर में T1 T2 T3 सीरीज आनी शुरू हो गई है। तो फिर उसमें ये भी होता है कि इनके अंदर जो कॉइल्स लगी हैं वो किस मटेरियल की लगी हुई हैं। फिर एक और वेरिएबल होता है कि इनमें गैस कौन सी है, वो कितनी एफिशिएंट है। फिर पंखा जो इसके अंदर लगा हुआ होता है, ब्लोअर सा, फैन सा, वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, और वो उसकी मोटर कितनी बड़ी है। तो इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके आप नीचे ले आते हैं इसकी बिजली की इस्तेमाल को। लेकिन वो कंपेयर कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड एसी से, जो हमारा कन्वर्ट इन्वर्टर के बगैर वाला जो एसी होता है ना, उससे कंपेयर करके कह रहे होते हैं कि 70% बचा लेंगे। जो एफिशिएंसी की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो जी इसकी सर, थैंक कंपोनेंट लेवल एफिशिएंसी है, कि इसके अंदर एक कंप्रेसर लगा हुआ है जो आपके जो कूलेंट है, रेफ्रिजरेंट है, उसको कंप्रेस करता है। फिर इसी तरह इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, ब्लोअर, जो आपके कमरे में हवा को घुमा रहा होता है। इसी तरह एक बायर मोटर लगी हुई है जो आपके जो आउटर यूनिट होता है उससे गर्मी बाहर फेंक रहा होता है। तो मैं उनकी कलेक्टिव एफिशिएंसी की बात कर रहा था। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो जी कंप्रेस एयर है, जी जी। अब जब कंप्रेसर जब चलता है तो वो लाजिम बात है उसका तो वो एक अपना अचीव कर लेता है जो उसका प्रेशर होता है, 7 बार, 6 बार, 5 बार है जो भी। लेकिन हम उसको फिर वो ऐसा सिस्टम भी इन्वेंट हुआ है अभी तक कि हम उसको अपने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम एयर यूटिलाइज कर सकें, या अभी तक दुनिया में कंप्रेसर फुल लोड पे ही चलता है और उसके बाद फिर वो चल रहा होता है और बेशक उसकी एफिशिएंसी लो होती रहे, हमें उससे कोई गल नहीं। अभी तक क्या कोई सिस्टम ऐसा इन्वेंट हुआ है? यार
मेरे पास बहुत लेटेस्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि छोटे कंप्रेसर लगाते हैं लोग ना, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सेटअप में मुझे पता है कि 2 बार के क्लाइंट भी हैं और 5 बार के भी हैं और 7 बार के भी हैं ना। तो मैं फिर एक 3 बार का लगा लूंगा और एक 8 बार का लगा लूंगा, ताकि नीचे वालों को नीचे से सर्विस करूं और ऊपर वालों को बड़े वाले से सर्विस करूं। मतलब आप जरा, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो देखें, इमेजिन ना कि आप जो सिस्टम इजाद करेंगे, बहरहाल वो थ्रॉटल डाउन का सिस्टम ही होगा। आप प्रेशर प्रेशर ही कम करेंगे तभी एक बार पे देंगे ना। 4 बार वाले को एक बार पे कैसे देंगे? तभी देंगे जब उसका प्रेशर कम करेंगे। तो प्रेशर कम ही करना था तो प्रेशर बढ़ाया क्यों? फिर 4 पे लेके क्यों गए? एक ही बनाते। तो मेरा ख्याल है कि थियोरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है ऐसा सिस्टम। आपको उसी हिसाब से कंप्रेसर लगाने पड़ते हैं ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए। या सर इसका अल्टरनेट ये हो सकता है कि किसी भी इंडस्ट्री में जैसे फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, या जिस तरह वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, अब आपके डिफरेंट सेक्शंस पे डिफरेंट प्रेशर चाहिए, तो आप फिर या पोर्टेबल कंप्रेसर यूज कर सकते हैं, या फिर आप हर सेक्शन को एक दे दें, बजाय हाँ। है कि आप मेन एक कंप्रेसर लगाएं और वो फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। या ये इन दोनों में से कोई एक सोल्यूशन है, या आप प्रेशर कम करें बड़े 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 कंप्रेसर का जगह जगह पे, या आप छोटे कंप्रेसर लगा लें उनके लिए फिर। सही। थैंक यू सर। जी thank you। अच्छा जी, कोई और किसी का सवाल या किसी आप असाइनमेंट के बारे में या फ्यूचर लेक्चर्स के बारे में? इंतजार, तुमने एक दो सवाल पूछे थे व्हाट्सएप पे, वो अगर तुम पूछना चाहो बाकियों की नॉलेज के लिए भी तो वो भी डिस्कस कर सकते हो। जी सर, मैं जस्ट अगर फर्स्ट लेक्चर को रेफरेंस बनाऊं ना, तो जी उसमें आपकी फर्स्ट स्लाइड पे शुरू में ही आपने बताया था कि लॉन्ग टर्म इंटरप्राइज और रिजिलियंस किसी भी इंडस्ट्री की होती है, फिर आपने ईएसजी का जिक्र किया था। जी जी। तो मैं इस पे ये कंफ्यूज हो रहा था कि हमारे हमने टोटल अभी तक जो है ना, हम एनर्जी पे फोकस है, लेकिन अगर आप ईएसजी को देखें तो उसमें एनर्जी, गवर्नेंस एंड सोशल। अब हम्म सोशल पे अगर आप सोशल को स्टडी करें तो आपने उसमें एचएससी भी आ जाता है, उसमें एम्प्लाई की सोशल जो भी उसके बेनिफिट उसको दिए जाते हैं वो आते हैं। गवर्नेंस में फिर हम आईएसओ के जितने पैरामीटर्स हैं, जितनी सर्टिफिकेशन है, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी तक हमने उनको क्यों नहीं टच किया, जब तक क्योंकि हम ईएसजी भी पढ़ रहे हैं, फिर हमने ईएसजी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए सारी चीजें अचीव करनी है, तो हमने उन टॉपिक्स को अभी तक क्यों नहीं पढ़ा, मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ वो और फिर ये हम अपनी देखो ना। असाइनमेंट में जब तक इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो हमारी हाँ, असाइनमेंट कंप्लीट कैसे होगी। अब ईएसजी जैसा तुमने खुद उसके कंपोनेंट्स बताए हैं ना, तो बहुत सारे बताए हैं तुमने, उनमें से एक एचआर था ना। अब एचआर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें एक कोर्स तो क्या, उसमें मास्टर्स और पीएचडी भी होते हैं ना। इसी तरह जी। जी में गवर्नेंस के अपने, आपको पता है, पॉलिसी रिलेटेड और बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो सिर्फ गवर्नेंस के कंपोनेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, यानी वो डिग्री से भी ऊपर पूरे पूरे स्कूल होते हैं। तो ज़ाहिर है हम हर चीज़ तो नहीं पढ़ सकते। हमारा कोर्स एनर्जी के बारे में है ना, तो हम ज़ाहिर एनर्जी ईएसजी में जो एनर्जी का कंपोनेंट है ना उसी पे फोकस करेंगे। चलिए सही है सर, मैं बस ये करूंगा कि असाइनमेंट में जिस जगह पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस जगह पे मुझे लगेगा कि यार यहाँ पे मुझे फिट आती है वो चीज़, वो पॉइंट मैं इंक्लूड कर दूंगा हल्का सा उसमें। ठीक है ठीक है, बिल्कुल। ज़ाहिर है वो एक होलिस्टिक लगेगा ना, फिर ज़रूर करें ज़रूर करें। सही। सर थैंक यू। अभी एक चलता है इस पे। फर्स्ट असाइनमेंट पे तो आपने कहा था ना कि सब मीटिंग अगर होगी नहीं तो आपका फर्स्ट असाइनमेंट के बाद आपको सेकेंडली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज करनी पड़ेगी ऑटो पे। तो सब मीटिंग तो थी, लेकिन जो इस बार वाले जो टेबल है ना उसमें जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन के हवाले से बात हुई है, अब उसमें अगर सब पे नॉट इंस्टॉल्ड आ रहा है या अगर प्लान में भी नहीं है, तो इज दैट ऑल्सो मैटर कि फिर हम उसको भी आगे ना चलाएं? क्योंकि अब वो तो एक जनरल उसमें आ गया ना कि उनकी प्लानिंग के हिसाब से अब वो अगर कोई चीज़ नहीं रखते प्लान में तो हमें फिर भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने की जरूरत है। हाँ देखिए, मैंने अभी, आपने असाइनमेंट 2 देख ली होगी ना, तो उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसकी वजह से आपको चेंज करनी पड़े ना। तो आप जी जी और सर। स्टूडेंट्स ने भी मुझे यही कहा था, तो फिर मैंने असाइनमेंट्स थोड़ी सी रीडू की थी। और अब असाइनमेंट्स ऐसी नहीं है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी पड़े। अगर वो कुछ भी नहीं कर रही तब भी आप आगे जा सकते हैं, सब सवालों के जवाब दे सकते हैं। सर नहीं, मैंने जो आपने फर्स्ट वाला था ना, मैंने उसी डॉक्यूमेंट को उठा के मैं तो उसी हिसाब से चल रही हूँ। आपने चेंज कर लिया है? नहीं नहीं, मैंने आपको जो दिया था वो चेंज था। अब उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे कुछ भी नहीं कर रही तब भी आप सब जवाब दे सकते हैं। राइट सर। सर जो फाइल है वो चेंज वाली थी ना, मैंने मतलब कैनवस से ही उठाई थी। तो मुझे बस ये था, उसमें फर्स्ट में तो सब मीटिंग हुई हुई थी, लेकिन बस इसमें ये था कि ना कुछ रिन्यूएबल के ना कुछ कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मुझे ये था, मैंने कहा क्या इससे भी इफेक्ट पड़ेगा उस पे जो मैं डॉक्यूमेंट अभी प्रिपेयर करूंगी, जो मुझे वर्ड्स लिखने हैं। अब आप तो देखें ना, मैं आप सेकंड असाइनमेंट को ना, मैं
मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे ना, ताकि मैं आपकी बात का सही तरह जवाब दे दूँ। 5। अच्छा जी, असाइनमेंट सेट और असाइनमेंट नंबर 2। अच्छा देखें, असाइनमेंट 2 पूछ रहा है कि एनर्जी गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है। एनर्जी पॉलिसी है या नहीं है? नहीं है। एनर्जी मैनेजर है कि नहीं है? नहीं है। लेट्स से वर्स्ट केस ले लेते हैं ना। क्रॉस फंक्शन एनर्जी टीम्स ने है कि नहीं है? नहीं है। डिफाइंड एनर्जी परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं कि नहीं है? नहीं है। नीचे आ जाते हैं। सब मीटरिंग ऑफ मेजर पेलोड्स नहीं है। एनर्जी मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो मंथली है, या उस या ज़ाहिर है बिल आता है तो उसी वक्त मॉनिटर होता है। एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। केपीआई डिफाइंड नहीं है। ट्रैकिंग नहीं है, वगैरह वगैरह। इसी तरह एनर्जी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमने कभी भी नहीं की। इसी तरह स्मार्ट मीटर नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आप अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं हो रहा वो इसके जवाब दे सकता है, सब नो भी लिख सकता है ना। लेकिन फिर उसके ठीक है। बेसिस पे वो जब 6 का ऐसे लिखेगा ना, पैरा हम्म, पार्ट 6 है जो असाइनमेंट का, तो वो अकॉर्डिंगली जी फिर जी। उसी तरह लिखेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। राइट सर, थैंक यू सर। बस मुझे यही था, मैंने कहा पता नहीं इसमें अब काफी जगहों पे नो नो आ रहा था, तो इसी मुझे था तरह कि वो पता नहीं। आपकी असाइनमेंट 3 भी ऐसी ही है कि कुछ भी नहीं कर रहे आप तब भी आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली फिर वो जो आपका ऐसे होगा वो चेंज हो जाएगा। राइट सर, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कोई किसी का सवाल नहीं है जी? सर मिड का कब तक रिजल्ट आ जाएगा सर? यार, दुआ करो बस मेरी हिम्मत। मेरे पेपर पड़े हैं मेरे पास ही, मैं कोशिश कर रहा हूँ आज चेक कर लूँ ना। तो हो गया तो मैं 1-2 दिन में तुम लोगों को बता दूंगा। नहीं सर, कोई राइट मसला नहीं, सर। देर आए लेकिन दुरुस्त आए सर, कोई ऐसा सही इशू है, नहीं। सही है, सही है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चले जी, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।